नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है एकेएस क्लासेस में। पिछली क्लास जो हमारी थी वो मौर्य साम्राज्य की इतिहास की जानकारी के स्रोत के संदर्भ में थी, जिसके अंतर्गत हमने तीन बहुमूल्य चीजों का अध्ययन किया, या कहें तीन बहुमूल्य भागों का अध्ययन किया मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के तहत, जिसके अंतर्गत पहला था साहित्यिक स्रोत, दूसरा पढ़ा विदेशी स्रोत, फिर उसके बाद तीसरा पढ़ा था हमने उत्खनन या कहें पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमको दो चीज पढ़नी थी। पहला तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और दूसरा अशोक के शिलालेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख होने के बाद हमने एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाया अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में। अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में रखा, तीन वर्गों में रखा। पहला तो शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहलेख। तीनों का विस्तृत अध्ययन किया। कोई चलता हूं आज मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासकों के संदर्भ में। हमने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रारंभिक राजवंशों का अध्ययन किया। चार थे, चाहे बृहदत्त वंश हो, चाहे हर्यक वंश या कहें प्रत्यांता वंश हो, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो। तो उसके अध्ययन करने के बाद हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत। उसके बाद हमने पढ़ा, आज हमको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के मगध साम्राज्य में मौर्य वंश, अर्थात मौर्य साम्राज्य की मैं जानकारी दूंगा। किन किन राजाओं ने शासन किया, किन किन राजाओं के संदर्भ में प्रश्न कहां से ज्यादा कदा पूछे जाते हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना दृष्टिगोचर होती है। तो इस कड़ी में मैं आपको सबसे पहले लेकर चलूंगा मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के पास, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की समस्त जानकारी आज आपके समक्ष उपलब्ध होने वाली है। तत्पर रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौर्य वंश पर, मौर्य साम्राज्य का मगध में कितने वर्ष शासन था। वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 या 185 ईसा पूर्व तक रहता, ठीक है मित्रों। लगभग ये 137-138 वर्ष शासन रहता है मगध में मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल होता है मित्रों, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है लगभग 350 ईसा पूर्व के समय होता है, ठीक है। किंतु उसका जो शासन होता है मगध में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य का, वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। मैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये एक नाम तो फेमस नाम है, लेकिन इसके विभिन्न नाम भी दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है, विभिन्न साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। हालांकि मैंने जब साहित्यिक स्रोत पढ़ाना स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने बताया था कि विभिन्न इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नामों की भी संज्ञा दी थी। लेकिन मैं यहां भी बता देता हूं, क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक प्रॉपर अध्ययन कर रहे हैं, तो यहां बताना उपयुक्त होगा। मित्रों, यूनानी लेखक स्ट्रैबो, एरियन एवं जस्टिन, इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सैंड्रोकोट्स, ये तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। इसके बाद यूनानी लेखक निरियाकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोप्टस, इन्होंने सैंड्रोकोट्स कहा, इन्होंने कोपटस कहा। यूनानी लेखक एप्पियानस एवं प्लूटार्क ने, इन दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा। देखिए आप ये रट लीजिएगा कि सैंड्रोकोट्स किसने कहा। हालांकि सैंड्रोकोट्स जो था सबसे पहले मेगास्थनीज ने कहा था अपनी पुस्तक इंडिका में। इनके बाद मेगास्थनीज के बाद ये यूनानी लेखक आते हैं, कुछ समकालीन भी रहे थे, लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में सैंड्रोकोट्स शब्द प्रयोग करने वाला कोई साहित्यकार था, वो मेगास्थनीज था। सैंड्रोकोप्टस निरियाकस ने कहा, एप्पियानस प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा। अच्छा, अब समस्या उत्पन्न हुई कि इतने नाम मिले, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ही कैसे?
तो 1793 में विलियम जोन्स आते हैं। कौन? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों की जो पहचान की, 1793 में विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों की जो पहचान की वो चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो नाम वर्णित है ये चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में नहीं थे, लेकिन इसे प्रमाणित किसने किया? वो 1793 में विलियम जोन्स ने किया। इन तीनों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज या कहीं घनानंद का पुत्र कहा था, एवं ये भी बताया था, ये भी कहा था चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, अर्थात वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला या शूद्र। तो उपयोग कौन सा शब्द किया? वृषल, लेकिन इसका अर्थ होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला या शूद्र। दूसरा एक शब्द प्रयोग किया कुलहीन। दो शब्द प्रयोग करते हैं विशाखा दत्त अपनी पुस्तक में, वृषल और कुलहीन। इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में किया गया। दूसरा है क्षेमेंद्र द्वारा रचित वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी एवं सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सूत्र उत्पत्ति के संबंध में अपना विवरण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की सूत्र उत्पत्ति के संदर्भ में अपना विवरण प्रस्तुत किया क्षेमेंद्र और सोमदेव ने। एक चीज और मित्रों, ये जरूर जो पुस्तक लिखी है इनके रचयिता या कहें रचनाकार अवश्य याद रखिएगा। प्रश्न हर एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रहती है, यदा कदा पूछे भी गए, आप चाहे तो प्रीवियस प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं। मित्रों, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, परिशिष्ट पर्वन में यह कहा गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया जो थे, मयूर पोषकों के ग्राम के जो मुखिया थे उनकी पुत्री का पुत्र था, अर्थात मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया का पोता था ये। इस प्रकार ये भी क्षत्रिय, इन्होंने भी क्षत्रिय कहा, अर्थात जैन और बौद्ध धर्मों ने, दोनों धर्मों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय किस वंश, किस धर्म ने कहा? ये ठीक है, वृषल शब्द किसने यूज किया? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस ने। ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य का के विभिन्न नाम। अच्छा, अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करते हैं। इनका जन्म 345 या 350 या सर्वथा मान्य 345 ही है, तो 345 याद रखिएगा। 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब बड़ी एक विडंबना सामने आती है। पाटलिपुत्र जो थी ये मगध की राजधानी थी। जब इनका जन्म होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्म होता है उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। अंतिम राजा क्यों हुआ ये बताते हैं अभी। तो नंद वंश का शासन था। जब इनका जन्म नहीं हुआ होता है, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा नहीं हुए होते हैं, तब इनके पिताजी नंद वंश में घनानंद के दरबार में नौकरी करते हैं। ये अपने जहां रहते थे वहां से निष्कासित कर दिए गए थे इनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य के। ये पाटलिपुत्र आकर बस गए। पाटलिपुत्र में उन्होंने नंद वंश में नौकरी की। ठीक है, या कहीं नंद दरबार में सेवा किया। किंतु नंद राजा घनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी में अनबन हो गई, जिस कारण घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या करवा दी। तब ये पैदा नहीं हुए थे, किंतु इनकी माता ने पाटलिपुत्र में ही छिपकर इनको जन्म दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को वहीं पर रहे। कुछ दिन उपरांत जब बड़े हो गए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश में ही नौकरी इन्होंने भी की। तब इनको ज्ञात नहीं था कि इनके पिताजी की हत्या घनानंद ने ही की थी। नौकरी की, अपने साहस और अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण इन्होंने सर्वोच्च सेनाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। जनता के बीच में बढ़ती लोकप्रियता के कारण
जो नंद राजा घनानंद था वो विक्षुब्ध हो गया, घबरा गया। तो उसने क्या किया, घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या करवाने की साजिश रची, किंतु इसकी भनक चंद्रगुप्त मौर्य को लग गई। उन्होंने पाटलिपुत्र से पलायन कर दिया, अर्थात पाटलिपुत्र छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। अब देखिए दो ज्वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या की किसने, घनानंद ने। चंद्रगुप्त मौर्य की भी हत्या का प्रयत्न किया घनानंद ने। दो कारण बने चंद्रगुप्त मौर्य को, तो समूल विनाश करने का प्रण ले लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। पहला कारण, एक तरफ कौटिल्य भी थे, चाणक्य जिसे कहते हैं। चाणक्य भी नंद राजा घनानंद द्वारा अपमानित हो चुके होते हैं इनके पहले ही, वो भी पाटलिपुत्र छोड़कर जा चुके होते हैं। तो एक तरफ तो चंद्रगुप्त मौर्य के दो कारण बने, पिता की हत्या एवं उस चंद्रगुप्त मौर्य की भी हत्या की साजिश, दूसरा चाणक्य का अपमान घनानंद द्वारा। ये दो कारण मूल कारण थे जो समूचे नंद वंश का उन्मूलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब ये पाटलिपुत्र छोड़कर जाते हैं तो इनकी जो भेंट होती है वो विंध्याचल पर्वत पर चाणक्य से होती है। देखिए अभी जो मैंने कथा सुनाई कि उन्होंने नौकरी की नंद दरबार में, उसके बाद लोकप्रियता बढ़ी उनकी तो चले गए पाटलिपुत्र छोड़कर हत्या की साजिश के कारण। किंतु ये किंवदंती, ये कथा सुनी सुनाई है, यह मूल कारण बनाने का प्रयत्न किया गया है कि उनके पिता की हत्या करवाई और उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की भी हत्या करवाने का प्रयत्न किया। देखिए स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के कह देने पर चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे तैयार नहीं हो जाते घनानंद का उन्मूलन करने हेतु। उनका भी कुछ कारण रहा होगा, तभी उन्होंने नंद वंश का उन्मूलन करने का प्रयत्न किया। मित्रों, किंतु यह भी कहा जाता है, एक और किंवदंती है, प्रश्न पूछते हैं तो बताना अनिवार्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य से जो भेंट होती है वे विंध्याचल पर्वत पर होती है, विंध्याचल पर्वत। लेकिन कहीं कहीं यह बताया गया है कि चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है विंध्याचल पर्वत पर, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य बाल्य अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जब विंध्याचल पर्वत पर राजकीलम ये खेल का नाम है राजकीलम खेल, तो राजकीलम खेल खेलते समय हाँ विंध्याचल पर्वत पर चाणक्य से मुलाकात होती है। चाणक्य ने यह भी कहा जाता है, किंवदंती है या कहें कई पुस्तकों में लिखा भी है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजकीलम खेल खेलते समय देखा। कहां खेल रहा था? विंध्याचल पर्वत पर। और माना जाता है कि 1000 कारसापर पर उसे खरीदा। ये मुद्रा थी, उस समय में प्रचलन में थी, तो 1000 कारसापर में ये चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदता है, ऐसा कहा जाता है। खरीदने के उपरांत, भेंट के उपरांत चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाता है। ठीक है, तक्षशिला में लगभग 7 से 8 वर्ष उसको प्रशिक्षित करता है, शिक्षा देता है, युद्ध कला में निपुण बनाता है ना, अपनी नीतियां उसे सिखाता है। इस प्रकार चाणक्य की कूटनीति एवं चंद्रगुप्त मौर्य का जो रण कौशल था, इन दोनों के कारण नंद वंश का उन्मूलन हो गया, या कहें नंद वंश का, या कहें घनानंद का समापन हो गया। चाणक्य की कूटनीति क्यों? क्योंकि चाणक्य घनानंद द्वारा अपमानित हो चुका था। और चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसके पिता की हत्या घनानंद ने की और इसको भी मरवाने का प्रयत्न किया था घनानंद ने। तो ये दोनों मिलकर उसकी कूटनीति और चंद्रगुप्त की रण कौशल, साहस, अदम्य साहस, घनानंद को उन्मूलन, ये कारण बनते हैं। ये हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की सामान्य जानकारी। इसके उपरांत अपन मित्र जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में, या कहें चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों के बारे में, या कहें चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य विस्तार नीति। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहले हम जानते हैं, प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया?
क्या वह सफल हुआ, क्या असफल हो गया? देखिए, पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए मित्रों, कि अपन जो भी पढ़ें उस पे हम स्वयं प्रश्न बना लें। हम स्वयं उस पंक्ति को पढ़ते समय प्रश्नवाचक चिन्ह अपने समक्ष लगा लें। कौन कौन से प्रश्न हम स्वयं से अपने आप से पूछेंगे? कहां पर सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया, उसका परिणाम क्या हुआ, विजय मिली कि असफलता मिली? ठीक है, कारण क्या था वहां पर आक्रमण करने का? ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस क्रम में हम देखेंगे, एक मिनट देखते हैं, पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपने प्रबल प्रतिद्वंदी घनानंद के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, अर्थात नंद वंश पर उसने आक्रमण किया। जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन होता है तब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। पहला उत्तर यह हुआ आपके प्रश्नों का, किंतु इसमें चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हो गया। देखिए, सबसे बड़ी भूल थी चंद्रगुप्त मौर्य की कि जो उसने मगध के नंद वंश पर आक्रमण कर दिया, है ना। अब भूल कैसे साबित होती है कि हाँ यही चंद्रगुप्त मौर्य की भूल थी? देखिए, एक कथा मिलती है, वो कथा बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में है। अर्थात बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में एक कथा उल्लेखित है जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। उसमें यह है कि एक बालक रहता है, वो एक गलती करता है बार बार कि उसको एक चपाती अर्थात रोटी दी जाती है मां के द्वारा, उस लड़के को रोटी दी जाती है, वो रोटी को बीच से खाने का प्रयत्न करता है। ये रोटी है वो बीच से ही खाने का प्रयत्न करता है, साइड से रोटी खाई जाती है, उसने नहीं खाया, उसने बीच से ही प्रहार किया रोटी पर और खाने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप वो बारंबार उसका हाथ जल जाता था। तब उसकी मां कहती है कि पुत्र, तुम वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये कथा सामने आती, पुत्र वही तुम गलती कर रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कैसे? इस क्रम में वो कहती है अपने पुत्र से कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम सबसे पहले मगध के मध्य भाग पर आक्रमण किया है, वही गलती तुम भी कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा हाथ जल रहा है। और उधर मध्य भाग पर चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण के कारण उसे पराजय का सामना करना पड़ा। उसी स्टेटमेंट में यह भी सामने आया, आगे कहती है उसकी मां बालक की कि उसे मगध के मध्य भाग पर आक्रमण ना करना चाहिए, बल्कि उसे सबसे पहले मगध के पश्चिमोत्तर भागों को अपने अधिकार में लेना चाहिए, अर्थात पश्चिमोत्तर भागों को जीतना चाहिए, उसके बाद ही मध्य भाग पर आक्रमण करना चाहिए। अर्थात रोटी साइड से ही खानी चाहिए, किनारों से ही खानी चाहिए, बीच से नहीं। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य की पराजय का मूल कारण था। इस कथा से ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रेरणा लेता है और अपने पश्चिमोत्तर भारत के अभियान में प्रयत्नशील हो जाता है, लग जाता है। अब उसने अपने माइंड सेटअप से मगध पर आक्रमण करने की विचारधारा निकाल दी। अब देखिए, पश्चिमोत्तर भारत विजय, आपको मैं विदेशी आक्रमण जब पढ़ा रहा था, वो चाहे ईरान का हखामनी वंश का आक्रमण हो या पारसी का आक्रमण हो, दूसरा सिकंदर का आक्रमण हो, इन दोनों आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी छत्र प्रणाली का प्रादुर्भाव हो गया था। यूनानी छत्र प्रणाली जो आ गई थी सामने, अर्थात वहां पर यूनानी बस्तियां बस गई थी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है वो सेल्यूकस निकेटर से मिलता है। सेल्यूकस निकेटर से मिलकर वो मगध पर आक्रमण करने के लिए उससे मित्रता की मांग करता है, किंतु सेल्यूकस निकेटर उसको मना कर देता है एवं सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या का प्रयत्न करता है, किंतु एन के प्रकार ने चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग निकलता है। अब उधर तो चंद्रगुप्त मौर्य की मगध से तो दुश्मनी थी, लेकिन अब सेल्यूकस निकेटर से हो गई। तो पश्चिमोत्तर भारत विजय करने का मूल कारण सेल्यूकस निकेटर बना, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर स्वयं यूनानी था और पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी छत्र प्रणाली थी, यूनानी बस्तियां थी।
तो उसने क्या किया, एक तो कथा, दूसरा सेल्यूकस निकेटर की दुश्मनी, शत्रुता। तो उसने क्या किया कि सर्वप्रथम मगध आक्रमण किया, लेकिन द्वितीय आक्रमण कहां करता है, पश्चिमोत्तर भारत में। ये क्रम याद रखिएगा। उसने पंजाब सिंध से यूनानी क्षत्रपों को भारत से खदेड़ दिया। उसके अंदर खुन्नस हो गई, क्रोध आ गया सेल्यूकस निकेटर के कारण। तो उसने पंजाब और सिंध क्षेत्र में जो पश्चिमोत्तर भारत में राज्य थे वहां से क्षत्रपों को भारत से खदेड़ दिया। ठीक है, और ये सबसे पहली विजय मानी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। सबसे प्रथम सफलता पश्चिमोत्तर भारत विजय थी। ये याद करिएगा कि सबसे पहला आक्रमण कहां किया, मगध में, पराजित। दूसरा आक्रमण कहां किया, पश्चिमोत्तर भारत। पहली विजय चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब और सिंध प्रांत में। अब जानिए मगध पर फिर आया वो रोटी वाली कथा के कारण उसने पश्चिमोत्तर भारत जीत लिया। अब कहां करता है आक्रमण, मगध पर। मगध पर तीसरा जो आक्रमण होता है उसका मगध पर आक्रमण होता है। देखिए मगध पर ये दूसरा आक्रमण है, लेकिन उसके आक्रमण के क्रम का तीसरा आक्रमण है। पहले वो मगध पे ही किया था, दूसरा पश्चिमोत्तर भारत में, तीसरा पुनः फिर दोबारा मगध पर आक्रमण कर देता है। इस समय घनानंद का एक सेनापति होता है, जो एग्जाम में कई दफा पूछा है कि घनानंद के सेनापति का क्या नाम था। वो था भद्रशाल। क्या था, भद्रशाल, भद्रशाल नाम था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से सामना होता है भद्रशाल का, किंतु भद्रशाल को उसने पराजित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार घनानंद या कहें नंद वंश का मगध साम्राज्य से समापन हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है। ठीक है, नंद वंश नष्ट हो जाता है। तो ये दूसरी विजय होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। पहली विजय पश्चिमोत्तर भारत, दूसरी हो गई मगध विजय। इस प्रकार उसने मगध वंश पर नींव डाली, किसकी, मौर्य वंश की। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त द्वारा रचित एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में यह वर्णन है कि नंद वंश को पराजित करने एवं नंद वंश का उन्मूलन करके, नष्ट करके मगध वंश पर क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य, नींव डाली अपने मौर्य वंश की। तो सहायता भी ली थी किसी से। वो सहायता कौन थी, कश्मीर के राजा प्रवर्तक, कश्मीर के राजा प्रवर्तक। ठीक है, इसकी सहायता से उसने मौर्य वंश की नींव डाली मगध पे। अब आते हैं सेल्यूकस निकेटर के पास। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, खुन्नस तो पहले से ही थी, शत्रुता तो स्थापित हो चुकी थी पूर्व में ही। तो सेल्यूकस निकेटर, डेट याद रखिएगा, 305 ईसा पूर्व में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में। अच्छा, सिकंदर कौन था, सिकंदर जो था वो सेल्यूकस से युद्ध होता है। सेल्यूकस कौन था, वो सिकंदर का सेनापति था। जब भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है तो उस समय सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन, जहां पर सिकंदर की मृत्यु होती है, बेबीलोन एवं सीरिया का राजा बन जाता है। बेबीलोन एवं सीरिया का राजा बन जाता है। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर जो है भारत पहुंचता है, शत्रुता तो हो चुकी थी पहले से ही। वो मगध पर आक्रमण करना चाहता था। मगध आक्रमण के लिए उसे सिंधु पार करना आवश्यक था। उसने सिंधु पार की और मगध वंश से भिड़ा, तो सामना किया चंद्रगुप्त मौर्य से। युद्ध होता है, किंतु सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत चंद्रगुप्त मौर्य की, सेल्यूकस निकेटर को पराजित करना। ठीक है, अब मित्रों सेल्यूकस निकेटर से युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है। अंततोगत्वा सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि स्थापित होती है। संधि होती है, कौन सी संधि होती है, देखिएगा 303 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में युद्ध चलता है। 305 से 304 तक लगभग चलता है और 303 ईसा पूर्व में संधि होती है। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, इतना जान लीजिए किसके बीच में हुई थी, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो इसमें यह होता है कि सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना के विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त के सामने रखता है सेल्यूकस निकेटर। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह हो जाता है, अर्थात वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो संधि होती है एवं ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ,
उसका उल्लेख किसने किया? उसका उल्लेख किया एप्पियानस, यूनानी लेखक एप्पियानस था। कौन? यूनानी लेखक एप्पियानस ने सेल्यूकस, निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि एवं वैवाहिक संबंध का एकमात्र विस्तृत उल्लेख करने वाला था। अब देखिए, संधि हो गई, विवाह हो गया, साथ में ये कह सकते हैं दहेज के रूप में या कहें संधि के रूप में, कुछ भी मान लें। सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, पूछ लेता है एग्जाम में। 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। कौन से थे? पहला था एरिया। कौन? एरिया, जिसे हेरात कहा जाता है, ठीक। दूसरा अराकोसिया, अराकोसिया क्षेत्र कंधार कहा जाता था, अराकोसिया। तीसरा है जेड्रोसिया, जेड्रोसिया जो था ये मकरान तट था, वर्तमान बलूचिस्तान जिसे कहा जाता है। तो जेड्रोसिया मकरान तट था या कहें बलूचिस्तान। चौथा है पेरिपिनिसदाई, पेरिपिनिसदाई ये वर्तमान काबुल को कहा जाता था, ठीक है, पेरिपिनिसदाई काबुल। अब चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दिया सेल्यूकस ने, पुत्री हेलेना का विवाह भी किया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना फर्ज समझने लगे कि हमें भी सेल्यूकस को कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए। 500 हाथी किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको दिए? सेल्यूकस निकेटर को। अच्छा, ऐसा किसने बताया कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए? वो प्लूटार्क थे। कौन थे? प्लूटार्क। प्लूटार्क ने बताया कि 500 हाथी उपहार में दिए। अच्छा, इसके उपरांत सेल्यूकस निकेटर अपने राज्य, अपने देश वतन वापस लौटता है एवं सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत मौर्य दरबार या कहें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मगध भेजता है। उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। ये वही मेगस्थनीज है जिसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। क्या? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। इस पुस्तक की रचना मेगस्थनीज ने मौर्य दरबार में ही रहकर की थी, याद रखिएगा। अच्छा, इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है और यह भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसने राजनीतिक रूप से सर्वप्रथम भारत को एक सूत्र में बांधा। क्योंकि आप भी जानते हैं विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप जो पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे प्रांत थे वो आपस में ही लड़ते थे, वहां पे यवन बस्तियां स्थापित हो चुकी थी। तो उनका विनाश करके एवं जो छोटे छोटे राज्य थे उन पर अधिकार करके उनको एक सूत्र में बांध दिया। अर्थात भारत को एक सूत्र में बांधने का सर्वप्रथम जो प्रयत्न किया वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम पढ़ेंगे जो 5वीं है उसने संपूर्ण भारत विजय भी की, संपूर्ण भारत विजय भी करता है, जिसका अध्ययन बस कुछ ही मिनटों में हम करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, इतिहास जो है मित्रों, ये कहानी के तौर पर पढ़ेंगे ना, यकीन मानिए कुछ भी नहीं निकलने वाला दिमाग से। यदि आप रटने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, कुछ तथ्य होते हैं रटने वाले, आप रट सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उनको अपन कहानी के तौर पर ही पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तो फैक्ट भी अपने आप दिमाग पर छाया प्रति उनकी बन जाएगी। थोड़ी देर में हम चंद्रगुप्त मौर्य की भारत विजय भी करवा देते हैं, ठीक है। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण भारत विजय करवा देते हैं तो अंतिम हो जाए चंद्रगुप्त मौर्य का। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण भारत विजय के संदर्भ में विभिन्न स्रोत हैं, है ना। यूनानी लेखक हैं, रोमन लेखक हैं, भारतीय साहित्य है, भारतीय बौद्ध जैन दोनों धर्मों के ग्रंथ हैं। इनसे पता चलता है, जैसे प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से संधि के उपरांत 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण जम्बूद्वीप अर्थात भारत पर अधिकार कर लिया या संपूर्ण जम्बूद्वीप को विजित कर लिया। जस्टिन भी यूनानी लेखक ये भी कहते हैं कि संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में यह बताया गया कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का सम्राट घोषित किया, जम्बूद्वीप अर्थात भारत का सम्राट घोषित किया। प्लिनी ये रोमन लेखक है,
प्लिनी जो था ये बताता है कि पश्चिम में व्यास नदी से लेकर सिंधु तक जितना भी क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार स्थापित था। फिर इसके बाद रुद्रदामन आता है। जब भारत पर शक शासन होता है, शक शासन के अंतर्गत शक राजा होता है, उसका नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जूनागढ़, ये गुजरात में। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका पश्चिम भारत पर अर्थात मुख्यतः सौराष्ट्र प्रांत पर, तो पश्चिम भारत पर सौराष्ट्र प्रांत पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार स्थापित था। जैन ग्रंथ एवं तमिल ग्रंथों से इन साक्ष्यों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय की भी पुष्टि की, दक्षिण विजय भी किया। इसकी पुष्टि होती है जैन तमिल साहित्यों से। इसके बाद जैन ग्रंथ में यह भी कहा गया कि जो पश्चिम भारत पर अधिकार था सौराष्ट्र प्रांत पर, तो जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र प्रांत के साथ साथ अवंती पर भी अधिकार था। ये कौन कहता है? जैन ग्रंथ। अब आते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, पोता। तो अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में मैसूर अर्थात कर्नाटक, मैसूर तक के क्षेत्रों पर अधिकार किया, मैसूर विजय तक की। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब अशोक स्वयं कलिंग युद्ध तक सीमित रहा। कलिंग युद्ध अपने शासन के 9वें वर्ष करता है, किंतु कलिंग युद्ध की हृदय विदारक घटना को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसने उल्लेख किया कि मैसूर तक का क्षेत्र जीता, जबकि वहां गया नहीं, ये कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जैन और तमिल साक्ष्य ये पुष्टि करते हैं कि उसने दक्षिण विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब सीधी बात है, जब अशोक आता है शासन में, तो उस समय दक्षिण के राज्य भी, दक्षिण क्षेत्र भी मौर्य वंश के अंतर्गत आते थे, है ना, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो भले ही सम्राट अशोक यहां तक के क्षेत्र ना जीता हो, क्योंकि उसके चंद्रगुप्त मौर्य ने वो तो अधिकार कर लिया था दक्षिण पर, तो भले ही सम्राट अशोक कलिंग युद्ध तक ही किया हो, लेकिन मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आने के कारण दक्षिण जो क्षेत्र था, दक्षिण क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शिलालेख या कहीं स्तंभ लेख कर्नाटक या कहीं दक्षिण क्षेत्रों पर उत्कीर्ण करवाए। ठीक है। इस प्रकार अशोक अपने जो मौर्य साम्राज्य के अधिकार में क्षेत्र था दक्षिण भारत का, अर्थात कर्नाटक मुख्यतः, वहां तक अपना शिलालेख या कहीं स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवा पाता है, भले ही वहां तक गया ना हो। कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध नीति छोड़ दी हो। तो ये हो गया हमारा भारत की चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण विजय। अब उसका अंतिम दौर कैसा गुजरा ये जान लेते हैं। देखिए मित्रों, पहले इसका एक चीज और देख लीजिए। उत्तर में कश्मीर तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, पश्चिम में बंगाल तक, पूर्व में ईरान तक, पश्चिम में बंगाल तक और दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दौर की कैसा गुजरा। मित्रों, यह उल्लेखित है बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन को गद्दी सौंप दी, अर्थात सिंहसेन को राज्य सौंप कर भद्रबाहु से दीक्षा ले लिया। भद्रबाहु कौन था? जैन गुरु थे। ये ना भद्रबाहु से दीक्षा ले लेता है, जैन दीक्षा, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला जाता है। कहाँ? श्रवणबेलगोला। अब इस श्रवणबेलगोला में जाकर क्या करता है कि वहां पर चंद्रगिरी पर्वत था। चंद्रगिरी पर्वत में 298 ईसा पूर्व में संलेखन पद्धति से प्राण त्याग देता है। संलेखन पद्धति क्या थी? कठिन तपस्या, बिना अन्न जल ग्रहण करे, ठीक है, उपवास द्वारा प्राण त्यागना, ये थी संलेखन पद्धति जैन धर्म में। तो संलेखन पद्धति से प्राण त्याग देते हैं। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का समापन।
इसकी साक्ष्य पुष्टि कौन करता है? इसकी पुष्टि जैन ग्रंथ राजावली कथा करता है। राजावली कथा ये जैन ग्रंथ है, इसी में ये सब उल्लेखित है कि पुत्र सिंहसेन को गद्दी सौंपा, भद्रबाहु से दीक्षा ली, भद्रबाहु के साथ श्रवण में बोला गया, चंद्रगिरी पर्वत पर उसने 298 ईसा पूर्व में संलेखन पद्धति से प्राण त्याग दिए। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का समापन। थोड़ा सा बिंदुसार को पढ़ लेते हैं, फिर सम्राट अशोक अगला पार्ट होगा। तो मित्रों, बिंदुसार का जो शासन काल है ये 298 से 273 ईसा पूर्व में माना जाता है। 298 से 273। अब एक समस्या ये हो जाती है कि इनके नाम तो बिंदुसार है, लेकिन यदा कदा इनके और भी नाम आ जाते हैं सामने। अलग अलग लेखक, अलग अलग ग्रंथ, सब में अलग इनका जो नाम है, विभिन्न प्रकार के नाम सामने आ जाते हैं। अब पढ़ना तो पड़ेगा, अब सामने आ जाते हैं। हमारा भी अपने भी 2-3 नाम रखते ही है आदमी, हमारे भी 2-3 नाम हैं, ठीक है। लेकिन प्रचलित तौर में मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, इनका बिंदुसार था, लेकिन उपनाम अन्य नाम भी हैं। जैसे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ आते हैं 2 ठो, कौन से? दीपवंश और महावंश। इनमें बिंदुसार को बिंदुसार ही कहा गया, किंतु वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। क्या? भद्रसार, वायु पुराण में। लेकिन अन्य पुराणों में इसे वारीसार कहा गया। क्या? वारीसार। वही जैन ग्रंथ फिर से राजावली कथा, इसमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। देखिए लिखा भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में गद्दी त्याग दी, ठीक है। यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेट या अमित्र चेट्स ये कहा। अमित्र चेट इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। परिशिष्ट पर्वन में यह कहा गया कि बिंदुसार का नाम सिंहसेन था। देखिए जैन ग्रंथ ये भी है, राजावली कथा जैन ग्रंथ ये भी है, परिशिष्ट पर्वन, दोनों में सिंहसेन नाम आया है, लेकिन इसकी माता का नाम दुर्धरा था, इस ग्रंथ में आता है। देखिए यदि आपसे ये भूल भी जाते हैं ग्रंथ, कोई बात नहीं, बहुत ही किस्मत खराब होगी तो इनसे पूछेगा प्रश्न कि किस में उल्लेखित है, लेकिन ये जरूर पूछता है, ठीक है। तो माता का नाम दुर्धरा था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा भी था। अच्छा, बिंदुसार के समय मित्रों क्या होता है कि तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, ये वर्णित है। तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने हेतु सर्वप्रथम बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को भेजता है। ये नाम याद रखिएगा, सुसीम। किसे भेजता है? सुसीम को भेजता है। किंतु सुसीम तक्षशिला के विद्रोह को दबा पाने में पूर्णतया असफल रहता है। तदुपरांत बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक, सम्राट जो बनता है बाद में, तो अशोक को भेजता है, जो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में पूर्णतया सफलता अर्जित कर लेता है। अब ये भी यूनानी लेखक आ गए, स्ट्रेबो भैया ने बताया, सब अपने अपने मत दे रहे हैं, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे ही 2-3 बार इसको हम अध्ययन कर लेंगे, अपने आप मन मस्तिष्क में इनकी छाया प्रति बन जाएगी। बस जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन की, और रिवीजन आप किस प्रकार से करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। और रही बात रिवीजन की, मैं स्वयं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं इनका रिवीजन करवाऊंगा। उसका माध्यम अलग होगा रिवीजन का, लेकिन अवश्य करवाऊंगा, धैर्य रखिएगा, ठीक है। और मेरी पूर्ण रूप से कोशिश ये रहेगी कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में, यहाँ से ऐसे कौन कौन से प्रश्न बने, उनको सबको आपके सामने ला दूंगा। कभी कभी क्या होता है मित्रों, वही प्रश्न घूम जाया करते हैं, और दूसरी चीज ये पता चल जाएगा हमको, यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वो 10 से 15 वर्षों के जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं, प्रश्न पत्रों में, वो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं। जैसे मान लीजिए मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, तो मौर्य वंश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से ज्यादातर अर्थात अधिकतर प्रश्न उठे, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि मित्रों मैं फिर से बोलता हूं, हमें क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, यह जानना। हमारे पास हमें क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेबो की। इन्होंने उल्लेखित किया कि बिंदुसार के दरबार में एक व्यक्ति आता है, डाइमेकस। आपसे प्रश्न पूछेगा डाइमेकस कब आया? मौर्य वंश में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। था कौन? ये सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत माना जाता है।
सीरिया के राजा, ये भी महत्वपूर्ण है कि डाइमेकस किसका राजदूत था, तो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का। कभी कभी ये माना जाता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, डाइमेकस था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मौर्य दरबार में रहा वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त मौर्य गए, मेगास्थनीज भी गए। अब आते हैं डाइमेकस। अब ये कौन थे, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत। जब सिकंदर सेल्यूकस निकेटर का समापन वहां हो गया होगा तो वहां पर शासन किसका हो गया, एंटियोकस प्रथम का, ऐसा माना जाता है, इसीलिए मेगास्थनीज को उत्तराधिकारी भी मानते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बिंदुसार ने डाइमेकस के माध्यम से, बिंदुसार ने डाइमेकस के माध्यम से सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग करता है। आपसे प्रश्न पूछेगा 3 वस्तुओं की मांग किससे की, एंटियोकस प्रथम से, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से। किसने की, बिंदुसार ने, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार ने। कौन कौन सी वो 3 चीज थी, पूछा करता है एग्जाम में, या तो तीनों दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं मांगा, या तो 3 अलग अलग देगा और चौथा इसी में से कोई एक दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसकी मांग बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से की। तो उनको पढ़ लेते हैं। मीठी या कहें अंगूरी मदिरा, इसे शराब कहते हैं, अर्थात मीठी या अंगूरी मदिरा की मांग की थी बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से। दूसरी सूखी अंजीर भी मांगा था बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से। तीसरा है दार्शनिकों की मांग भी बिंदुसार ने सीरिया राजा एंटियोकस प्रथम से की थी। किंतु अब देखिए, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने मीठी मदिरा या कहें अंगूरी मदिरा, शराब और सूखी अंजीर तो भिजवा दी, उसके साथ में एक लेटर अर्थात पत्र भेजता है, उसमें लिखता है कि हमारे यूनानी कानून के तहत दार्शनिकों का क्रय विक्रय पूर्णतया वर्जित है। मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भेजने के साथ ही एक पत्र भेजता है एंटियोकस प्रथम और लिखता है कि हमारे यहाँ यूनानी कानून के तहत अंतर्गत दार्शनिकों का क्रय विक्रय पूर्णतया वर्जित है। ठीक है, इस प्रकार दार्शनिक को नहीं भेजा, लेकिन ये भी पूछ सकता है किसको भेजा किसको नहीं भेजा। मदिरा और अंजीर भेज दिया लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। तारानाथ आते हैं, ये जैन गुरु भी थे शायद। ठीक है, एक सेकंड पुष्टि कर लेता हूं। तारानाथ, हाँ ठीक है, ये बौद्ध विद्वान थे। तारानाथ बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने बताया कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, 16 राज्यों को जीत लिया था बिंदुसार ने। तारानाथ बौद्ध विद्वान कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया था बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हुए, हीनयान महायान। तो जो बिंदुसार था, हीनयान संप्रदाय ये कहता है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय यह कहता है कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्मानुयायी था। ये कौन कहता है, हीनयान संप्रदाय। किंतु दिव्यावदान ग्रंथ में, ग्रंथ आता है दिव्यावदान, इसमें यह बताया गया कि जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली-पुत्र गोसाल थे। कौन थे, मक्खली-पुत्र गोसाल थे। और सर्वाधिक मान्यता यही है, आपसे प्रश्न पूछे तो यही लगाइएगा, कौन, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ ले कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ऐसा किसने कहा, तो हीनयान संप्रदाय ने कहा। अच्छा, दिव्यावदान ग्रंथ में ये कहा गया कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, एवं यह भी कहा गया कि आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष जिसका नाम था पिंगलवत्स, ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। ठीक है, ओके। इसके बाद ये पता चलता है बौद्ध साहित्यों से, आप याद रखिए, फिर से मैं बोलता हूं, परेशान होने की आवश्यकता महसूस नहीं करिएगा। ये यदि भूल भी जाते हैं दुर्भाग्यवश तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ना भूलें, ये महत्वपूर्ण है। ये मैं इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि ये ऐसा कहा गया, पता कहां से चला, जानकारी का स्रोत क्या है, इसलिए मैं सामने लिख देता हूं कि फला ने ऐसा कहा और इसने ऐसा कहा। ठीक है, तो जानकारी है कि कहां से मिली, इसलिए बताना अनिवार्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश पूछ लिया कभी तो, ठीक है, तो नजर घूम जानी चाहिए इनसे। बौद्ध साहित्यों में पता चलता है कि बिंदुसार के समय बिंदुसार का पुत्र अशोक, ये अवंती अर्थात उज्जैनी का
उपराजा था। कभी कभी उपराजा बोल देते हैं, कभी कभी इसको राज्यपाल बोलते हैं, कभी कभी इसको प्रशासक बोलते हैं। अर्थात बिंदुसार के समय अशोक उज्जैनी या अर्थात अवंती का क्या था, प्रशासक या उपराज्यपाल था। अशोक जब प्रशासक था उस समय असम एवं सुदूर दक्षिण, देखिए असम क्षेत्र एवं सुदूर दक्षिण प्रदेश, मैसूर अर्थात कर्नाटक के बाद जो आगे क्षेत्र थे उनको छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत सम्राट अशोक के अंतर्गत था। जब सम्राट अशोक का शासन होता है वो आगे चर्चा की जाएगी। अच्छा, यह भी मिलता है जानकारी कि बिंदुसार के राज दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी। 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रमुख खल्लाटक होता था। याद रखिएगा, 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी जिसका सदस्य खल्लाटक होता था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हमारा मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार का समापन होता है। अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट पर चंद्रगुप्त मौर्य, उसको अलग पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना होता है, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं अशोक, इसलिए उनका अध्ययन थोड़ा अलग करेंगे और बड़ा चैप्टर होगा। उनकी धम्म व्यवस्था भी एक पढ़नी है, उनके धम्म प्रचार भी देखनी है, उनके प्रशासनिक कार्य भी देखेंगे। तो इस तरह हम चंद्रगुप्त सम्राट अशोक का अध्ययन अलग करेंगे। तो अभी तक कोई दिक्कत हो चुकी हो आपको या दिक्कत हो रही हो इनमें, आप प्लीज कमेंट करके बताएं। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो एक बार देखा करें, आप वीडियो पूर्ण रूप से कंप्लीट देखने का प्रयत्न करें। मैं वादा करता हूं आपसे कि वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपके मन में, आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में स्थान नहीं बना पाएगी। ना ही ऐसे प्रश्न होंगे जो आपसे यहां पर आपके सामने यहां पर लाए न गए हों। इसलिए कहता हूं कि आप जो है मित्रों एक बार कंप्लीटली वीडियो देखें, देखने के बाद निष्कर्ष निकालिए, निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करिए। क्या अभी अधूरा है? मैंने अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। मित्रों मैं फिर से कहूंगा, मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें पढ़ाने का। इसमें मुझे पढ़ाने से आत्मसंतुष्टि होती है, आत्म सुखाय, अपने सुख के लिए मैं ये करता हूं। ठीक है, ताकि मैं आपका सहयोग कर सकूं। ठीक है, यही एक मेरा स्वार्थ है कि मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं और अपने सुख के लिए करता हूं। ये मेरे दो स्वार्थ हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट पर सम्राट अशोक के साथ। धन्यवाद।